जिस तरह का खिल्ली उन्होंने उड़ाई है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, है ना, और वो तुरंत उनको भगवान का नाम लेना, और ये जो भाषा है ना, ये भाषा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरह इंडिकेट करती है। इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। ऐसे समय में निश्चित रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने के लिए ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि सामाजिक न्याय के जो सबसे बड़े भारतीय राजनीति में जो पुरोधा है वो बाबा साहब ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस व्यवस्था के ऊपर चोट की है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई के ऊपर चोट की है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पिछले 3 दिनों से अमित शाह का बयान चर्चा में है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, देश भर की राजनीति, देश भर की तमाम चर्चा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र में वही स्टेटमेंट है। यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमित शाह ने अनजाने में यह बातें कह दी, या फिर यह किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था और जानबूझकर यह बात लाई गई, क्योंकि आज के वक्त में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसा नाम है जिनका जिक्र जब आता है, उनसे जुड़ा हुआ जब कोई विवाद सामने आ जाता है, तो देश में वही एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो क्या तमाम दूसरे मुद्दों को ढकने के लिए इस मुद्दे को उछाला गया? हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में बोल रहे थे, पूरा नोट रखा था उन्होंने, देख देख के बोल रहे थे, तमाम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने ये बात कही अचानक से, और फिर उस बात को लेके देश भर में पिछले 3 दिनों से बवाल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये कहीं तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए स्क्रिप्टेड तो नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप सदन के अंदर देखेंगे, ये किसी चुनावी सभा के अंदर का स्टेटमेंट नहीं है, किसी मीडिया को फेस करते वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी कार्यक्रम का कोई बोलते वक्त जो है हाथ स्लिपिंग अगर हो जाए, जबान अगर फिसल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सदन के अंदर बाकायदा जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके हाथ में पेपर, और वो बाबा साहब के बारे में जब बता रहे हैं, तो इससे पहले अगर इस 11 सेकंड से पहले देखेंगे तो वो बाकायदा पढ़ के बोल रहे हैं। तो या तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरह इंडिकेट करता है कि अब ये भी एक सवाल है कि आमतौर पर गृह मंत्री सदन के ऊपर जो भी बोलते हैं, तो उनका एक कर्मचारी स्टाफ या उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, बाकायदा मंत्री उसको जाकर के पढ़ते हैं। तो आखिर इसके पीछे वो आखिर कौन से वो कारण रहे, कौन से वो लोग रहे? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी है, वो जिस तरह का खिल्ली उन्होंने उड़ाई है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, है ना, और वो तुरंत उनको भगवान का नाम लेना, और ये जो भाषा है ना, ये भाषा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरह इंडिकेट करती है। इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। कहीं ना कहीं एक बात ये भी देंगे कि देखिए, चीजों को आप इनका इनका नैरेटिव कैसे कैसे क्रिएट होता है। पिछली बहुत सारी डिबेट्स में जब शीतकालीन सत्र नहीं चला था, तो इस देश के दलित आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के बाकायदा उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, उन्होंने सरकार से मांग भी करी। और आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम दलित सांसदों को और मंत्रियों को बुला करके ये आश्वस्त किया था कि मैं जब तक हूं, बीजेपी जब तक सत्ता में है, तो हम आरक्षण को बंटने नहीं देंगे। और हरियाणा का चुनाव होता है, वो सबसे पहले उसको लागू कर देते हैं। तो सरकार के ऊपर ये भारी दबाव था। देश के तमाम दलित संगठन ये मांग कर रहे थे, सरकार और देश के प्रधानमंत्री को उनके कहे हुए और उनकी कैबिनेट के सामने किए गए वायदे को याद कर रहे थे कि सरकार को आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ बिल जो है इसी सत्र में चाहिए थे। बड़ी साजिश के तहत सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चर्चा कहीं ना कहीं बाबा साहब की तरफ के जो है मोड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सरकार की एक साजिश है, 100% साजिश है, और ये सोची समझी साजिश है, ये अनजाने में नहीं है। ये अच्छा है जी। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों आप कह रहे हैं सोची समझी साजिश है, तो इसके पीछे मंशा क्या रही? देखो, देखिए, 2-3 चीजें। अगर आज के समय में विपक्ष के पास कोई भी एक मुद्दा है, या तमाम विपक्ष किसी एक मुद्दे के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जो एक सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है। देखिए, कहीं ना कहीं भारत की राजनीति चेंज हो रही है।
हमने तमाम बहुत सारी चर्चाएं तमाम मीडिया के सामने मेरा स्पष्ट ये मानना था, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर दे। कांग्रेस को ये बात बहुत दिनों बाद समझ में आई कि जनगणना होनी चाहिए थी, जातीय जनगणना होनी चाहिए थी। ये जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब उनको ये लगा कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को मरने नहीं देना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक जो एक वर्ग विशेष या बहुसंख्यकों का जिस तरह का स्टेटमेंट तमाम जो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब तो एक नया प्रचलन हो गया है ना कि बड़ी बड़ी न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग अगर ऐसी इस तरह के स्टेटमेंट जारी करेंगे या तमाम सरकार के बैठे हुए लोग सरेआम इस देश के अल्पसंख्यक या इस देश के जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे समय में निश्चित रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने के लिए ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि सामाजिक न्याय के जो सबसे बड़े भारतीय राजनीति में जो पुरोधा है वो बाबा साहब ही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस व्यवस्था के ऊपर चोट की है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई के ऊपर चोट की है। बाबा साहब को जिस तरह से सबों का संबोधन किया और पूरे देशव्यापी जिस तरह का आंदोलन है, निश्चित रूप से बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भारत में शायद इस घटना के ऊपर हमेशा चर्चा होती रहेगी। सर, एक बात और आ रही है कि जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ तो उस वक्त अडानी का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म था। साफ तय था कि अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी, सारा विपक्ष घेरेगा, लेकिन बीजेपी लगातार इसको टालती रही। पार्लियामेंट चला नहीं ढंग से और आज 20 तारीख आज पार्लियामेंट का लास्ट डे है। इस बीच में 3 दिनों से ही मसला चला हुआ है, तो क्या एक उससे भी भागने की कोशिश थी क्या? नहीं, देखिए मैंने फिर ये कहा कि साजिश है सरकार द्वारा। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या घटना घट रही है। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने, जिसको मोदी जी या भारत के लोग या मोदी समर्थक लोग ये समझते थे कि जो ट्रंप होंगे जब वो शासन में आएंगे, और निश्चित रूप से जो गुजरात के बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में रहते हैं और अपर कास्ट हिंदू निश्चित रूप से यहाँ से जितने माइग्रेट जाने वाले लोग अमेरिका में एनआरआई हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक खास वर्ग से ही आते हैं। तो आमतौर पर इससे पहले के अमेरिकन चुनाव अगर आप देखेंगे तो तमाम भारतीय रिपब्लिकन के साथ नहीं रहते, वो डेमोक्रेटिक का हमेशा साथ देते हैं। अमेरिका की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारा भारतीयों का एक वर्ग रिपब्लिकन के साथ गया है, उनका चुनावी बिहेवियर चेंज हुआ है। तो ये एक सवाल हुआ, लोगों को लगा कि शायद जब ट्रंप आएंगे, मोदी जी के मित्र आएंगे, लेकिन पिछले अभी हालांकि उन्होंने अभी अमेरिका को जनवरी में घटना घटेगी, लेकिन उससे पहले ट्रंप की अगर भाषा देखेंगे, सेंसेक्स का आप देखेंगे, रोज का रोज बिहेवियर चेंज हो रहा है। और ट्रंप सरेआम कह रहे हैं, भारत का नाम लेकर के कह रहे हैं। अमेरिका की राजनीति में आमतौर पर भारत का नाम बहुत सम्मान पूर्वक लिया जाता है, लेकिन जिस तरह की धमकी भरे हुए शब्दों का प्रयोग ट्रंप से चीन के बारे में सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो चीन के ऊपर जवाब ना देकर के सीधा सीधा कहते हैं कि हम भारत के बहुत सारे ऐसे जो उत्पाद हैं जिनके ऊपर भारत 100% टैक्स लगाता है, हम उन उत्पादों के ऊपर लगाएंगे। तो भारत के इकोनॉमिक हालात बहुत बेहतर नहीं है, और ऐसे समय में इन हालात के अंदर मुझे लगता है कि जो अमेरिका की निचली अदालत में जिस तरह का उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और जिस तरह का उनके ऊपर लगा, तो भारत सरकार शायद अडानी को बचाने की स्थिति में नहीं है। वो अमेरिकन सिस्टम जो है उसको आप बहुत पॉलिटिकली प्रभावित नहीं कर सकते। तो सरकार दबाव में, सरकार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दबाव में है, सरकार की नीयत के ऊपर सवाल है, अडानी को लेकर के सरकार बहुत भारी दबाव में है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि सरकार ने उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि रोज का रोज आप स्टेटमेंट देखेंगे तो सरकार है मुझे लगता है। जी अच्छा, इस बीच एक चीज यह भी देखने में आई कि जिस तरीके से इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश भर में हंगामा मचा, कांग्रेस पार्टी ने इसको एक इशू बनाया, विपक्ष ने इशू बनाया, 3 दिनों तक लगातार वही चल रहा है 3 दिनों से। तो एक यह साफ दिखा और देखने में आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम है, उनका जो कद है, आज के वक्त में देश में सबसे बड़ा कद है। अगर किसी भी एक आइकॉन की बात करेंगे, किसी भी नेता की बात करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम, उनका कद ऐसा है जो भारत की राजनीति को बहुत
करीब से प्रभावित करता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत सफाई देनी पड़ी, अमित शाह के बचाव में उतरना पड़ा, अमित शाह को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। तो क्या ये एक जो वंचित तबका है, दलित समाज है, अम्बेडकरी समाज, उसके लिए एक मैसेज नहीं है कि बाबा साहब की जो ताकत है और जिस तरीके से पूरे देश को, देश की राजनीति को प्रभावित करता है, तो उसमें उनको अपने ताकत को समझ के और इसे कुछ सीख लेने की जरूरत है। देखिए, दो तीन चीजें आप देखेंगे। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई। ठीक है। जो दलितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से देश का दलित बहुजन समाज पार्टी में अपनी एक पॉलिटिकल पहचान देख रहा था, पूरे देश का दलित। उसको लगता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कहीं हो सकता है कि ये साजिश का हिस्सा हो, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस कैलकुलेशन को करने में गलती कर गई हो। उनको लग रहा था कि अब शायद जो दलितों का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है या दलितों में जो अम्बेडकरवाद जो है वो कहीं कमजोर हो गया है, उसको ऐसा लग रहा था। तो उनको इतने बड़े हंगामे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद वो गलती कर गए। बाबा साहब का स्थान एक दलित के जीवन में क्या हो सकता है? अमित शाह को जो मिला है वो हो सकता है राम ने उनको सत्ता दिलाई है, लेकिन मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, मैं इस देश की व्यवस्था में, या मेरे जैसे बहुत सारे दलित, इस देश के जो गरीब लोग हैं, इस देश की जो व्यवस्था में शामिल होने में कहीं ना कहीं बाबा साहब का ही स्थान है। और एक चीज और छोटी सी बता कि देखिए, भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को लेकर के या बाबा साहब के आकलन को लेकर के वो कभी पूर्ण आकलन नहीं हो पाया। उनको सिर्फ और सिर्फ दलितों से जोड़ करके देखना। आज जो भारत है, जहां भारत एक विभिन्न जिसको आप सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, वो विरासत नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ क्षेत्रीयवाद भी है। ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र अगर जिंदा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान, वो ब्रिटिश से प्रभावित नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका से प्रभावित नहीं है। तमाम जगह की बहुत अच्छी अच्छी चीजों को, राज्यों के अधिकार, केंद्र के अधिकार, इस देश में एक अब आप एक बात सुनिए, तमाम टीवी डिबेट्स में बीजेपी का एक रटा रटाया हिंदू कोड की, लेकिन शायद दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने बाबा साहब जी ने जब ये हिंदू कोड बिल रखा, तो उससे पहले इसी भारत में एक हिंदू पुरुष बहुत सारी महिलाओं से शादी कर सकता था। एक जो हिंदू महिलाएं थी, जो विधवा थी, वो शादी नहीं कर सकती थी, उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा को या उसकी पुत्री को कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं था। पुरुष तलाक ले सकता था, महिला तलाक नहीं ले सकती थी। तो ऐसे रूढ़िवादी लोगों को बाहर निकालने के लिए देश आजाद हो रहा था। बाबा साहब ने ये खुद स्वीकारा है कि मैंने संविधान सभा और संविधान को बनाते हुए जितना गर्व महसूस किया, उससे ज्यादा गर्व मैं ये महसूस करूंगा कि भारत में हिंदू कोड बिल लागू हो। लेकिन आप ये देखेंगे, जब 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने रखा गया, तो यही जंक्शन, यही हरिहरानंद सरस्वती जो राम राज परिषद के अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा संसद के बाहर खड़े होकर के दिल्ली की सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, बाबा साहब को लेकर के उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे। और ऐसे समय में ये भी आपको जानना पड़ेगा, हालांकि नेहरू की सरकार जो है आपका संविधान सभा में, हम ये देखेंगे कि शायद नेहरू चूंकि वो प्रोग्रेसिव सोच के थे, उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर या अपने जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू भी ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो। और जब ये देश आजाद हुआ, संविधान बना 1951 में, जब बाबा साहब ने खुद जो है संसद के अंदर इस कोड बिल रखा, तो तमाम कांग्रेस के बहुत सारे हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन साथ साथ आरएसएस ने भी विरोध किया, जनसंघ ने भी किया। तमाम हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे, जो रूढ़िवादी थे, उनको लग रहा था कि ये हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, अगर वो दूर हो जाएगी, उन कुरीतियों को कहीं ना कहीं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर समझते थे। तो अगर आप सोचिए, देखिए, दो तीन चीजें कि भारत में एक नवनिर्माण का समय शायद लोगों ने खो दिया। अगर भारत में
पहली बार 1951 में अगर हिंदू कोड बिल पास हो जाता तो आज भारत की महिलाओं की स्थिति किसी यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा बेहतर होती। भारत बहुत प्रोग्रेसिव होता। एक आबादी के आधे हिस्से को पीछे रख करके आप कैसे आगे निकल सकते? और इसका एक जूता डालता हूं में एक छोटी सी बात और कह दूं। देखिए, टर्की है, मुस्लिम कंट्री है, बड़ा कहीं ना कहीं वहां दकियानूसी और बहुत सारी चीजें रही, रूढ़िवादी देखे, लेकिन 60 के दशक में एक वहां का बहुत प्रोग्रेसिव सोच का एक व्यक्ति आता है और वो अचानक से महिलाओं के लिए तमाम मुस्लिम कंट्रियों की या तमाम जो 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 धार्मिक गुरु हैं उनकी बात नहीं मानता और वो देश की व्यवस्था में उन महिलाओं को शामिल करता है। और टर्की जैसे देश में उन महिलाओं की जो ड्रेस है, उनका जो तरीका है, उनकी एजुकेशन जो है, वो यूरोप को भी कहीं ना कहीं मात दिया। तो आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे। इस देश की मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो वही बाबा साहब है ना, उन्हीं का इकोनॉमिक्स है ना, उन्हीं का जो रिसर्च पेपर है उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो रुपये का मूल्य तय होता है। तो ऐसी चीजें हैं। अगर वो एक कानूनविद है, अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम जीवन लोगों का तिरस्कार झेला, लेकिन ये बाबा साहब का व्यक्तित्व है कि जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने सबके अधिकारों को संरक्षित रखा, सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने मुंह से कभी जी। अच्छा, इसमें मान लिया आपने एक शंका जाहिर की कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है तमाम मुद्दों से भागने के लिए, लेकिन अगर एक पल के लिए अगर इसको स्क्रिप्टेड ना माने, जो आपकी बात है, तो जिस तरीके से अभी बीता लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरीके से संविधान बचाओ एक मुद्दा बना और उस मुद्दे की वजह से उस मुद्दे पे सवार होकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी काफी आगे निकली और भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, अपने पूर्ण बहुमत की सत्ता में नहीं आ पाई। और बाबा साहब का नाम जिस तरीके से चर्चा में रहा, संविधान है तो बाबा साहब का नाम है, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी खींच गई है, इतने गुस्से में है कि अमित शाह के जरिए वो जो उसकी कड़वाहट है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेके, संविधान को लेके, वो अचानक से सामने आ गई, फट पड़े अमित शाह? आज भी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी के तमाम कैबिनेट के लोग, तमाम आरएसएस प्रमुख के लोग, खुद गृह मंत्री जी है ना, उनकी जो भाषा है और वो उनको ऐसा, बीजेपी के लोगों को लगता है कि सत्ता का जिस तरह का वो प्रचंड सत्ता चाहते थे, जिस तरह वो बिना सहयोग की सत्ता चाहते थे, उनको चाहिए वो देखिए, बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत अहंकारी बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं तानाशाही बिहेवियर चाहते थे। उनको लग रहा था कि अगर ये सरकार कहीं ना कहीं अगर उनको दूसरे दलों का समर्थन मिला है तो उसके पीछे ये बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण तक जब इस देश के दलितों को लगा कि शायद हम बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं कर पा रहे, तो उनका झुकाव जो गठबंधन रहा कांग्रेस और समाजवादी का, उनकी तरफ गया और वही एक कारण रहा कि आज बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में उस तरह का प्रचंड बहुमत पाने में नाकाम रहे। तो इस तरह का उनके अंदर एक भावनाएं तो है और वो भावनाओं को कहीं ना कहीं व्यक्त किया है देश के गृह मंत्री ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश प्रकाश जी, और जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पार्लियामेंट में, उसके पीछे की वजह क्या रही और उसके मायने क्या है, इस पे अपनी बात रख रहे थे। तो आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। थैंक यू सतीश जी।